बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 का यूनिट नंबर 11 होम्योस्टेसिस इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने कुछ टर्म्स देखनी है कि होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं, जैसे कि टिश्यू फ्लूइड्स किसे कहते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो ये टर्म्स हमारी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम इसके मटेरियल्स को पढ़ेंगे, इसके अंदर जो रीडिंग मटेरियल दिया हुआ है हमें ये टर्म्स क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहले वो आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमें ये चीज़ पहले से पता है कि जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं उनके इर्द गिर्द सराउंड में जो है वो एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। ये लिक्विड कहाँ से आता है? ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है, दिस फ्लूइड इज़ मेड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा विच टेक्स आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज से जो है वो कुछ फ्लूइड लीक आउट होता है आहिस्ता आहिस्ता करके, जो कि ब्लड प्लाज्मा में से आता है। इस फ्लूइड को हम जो है वो टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और ये टिश्यू फ्लूइड हमारे सेल्स के सराउंडिंग में, हमारे सेल्स के इर्द गिर्द, बॉडी सेल्स जो होते हैं वो उनके इर्द गिर्द मौजूद होता है। दिस टिश्यू फ्लूइड इज़ द इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच ऑल ऑफ योर सेल्स लिव एंड फंक्शंस। ये टिश्यू फ्लूइड क्यों होता है? सेल्स के इर्द गिर्द जो हमारे सेल्स हैं उनके इर्द गिर्द, उनके सराउंडिंग में इस टिश्यू फ्लूइड का क्या मकसद है? टिश्यू फ्लूइड का बेसिकली मकसद यहाँ पर यह है कि ये एक इंटरनल इन्वायरमेंट बनाता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ताकि जो ये सेल्स हैं ये सही तरह से अपने फंक्शंस जो है वो इस इन्वायरमेंट के अंदर अपने फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकें। इट इज़ ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट दैट द टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ दिस टिश्यू फ्लूइड इज़ केप्ट एट राइट लेवल। और ये भी ज़रूरी है कि इस टिश्यू फ्लूइड का टेम्परेचर मेंटेन रहे, टिश्यू फ्लूइड का जो pH है वो मेंटेन रहे, या टिश्यू फ्लूइड की कॉम्पोजिशन है वो मेंटेन रहे। क्योंकि जब भी किसी सेल को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं तो उसके लिए उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसके अंदर उसको हर चीज़ जो है वो कांस्टेंट मिले, यानी जिस टेम्परेचर के ऊपर या जिस pH के ऊपर या जिस कॉम्पोजिशन पर उस सेल्स ने अपने फंक्शन परफॉर्म करने हैं उसे वही सारी कंडीशंस जो है वो सही तरह से मिल सकें। तो हम बेसिकली इस पूरे यूनिट में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एक इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है उसको किस तरीके से मेंटेन करना है। तो ये सारा कुछ कि जिसमें द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस इनसाइड द बॉडी इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसकी मेंटेनेंस, उसको कांस्टेंट रखना बॉडी के अंदर, उसे जो है वो होम्योस्टेसिस कहा जाता है। और इसी होम्योस्टेसिस को हमने आगे मज़ीद प्लांट्स में भी पढ़ना है कि प्लांट्स में ये होम्योस्टेसिस, ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है ये किस तरह से कांस्टेंट रहती है, कैसे मेंटेन रहती है, और ह्यूमन बीइंग्स में ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस किस तरह से मेंटेन रहती है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम अपने इस यूनिट में, होम्योस्टेसिस वाले यूनिट में हम जो है वो उसको अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पर यही चीज़ें जो ऊपर मैंने आपको मेंशंस की हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जो टेम्परेचर, जो कॉम्पोजिशन है, ये किस तरह से जो है वो मेंटेन की जाती है, वो क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया गया है कि मैनी केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन इनसाइड योर बॉडी। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर बीइंग बिल्ड अप एंड ब्रोकन डाउन इन योर सेल्स। और कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में टूट रहे होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन हो रही होती है। मुख्तलिफ एंजाइम्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस पर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनमें स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, स्पेसिफिक pH की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। इन सब चीज़ों के फंक्शंस को, नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस में हो, या जो भी बॉडी है जिसमें ये सारे काम हो रहे हैं, चाहे वो प्लांट की है चाहे वो ह्यूमन बींग्स की है, उसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो एक कांस्टेंट रहे या मेंटेन रहे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था होम्योस्टेसिस का कि होम्योस्टेसिस में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन कैसे होती है और क्यों ज़रूरी है। तो अब हम जो है वो अपने टॉपिक्स की जानिब बढ़ेंगे कि हमारा टॉपिक होम्योस्टेसिस इन प्लांट, के प्लांट के अंदर होम्योस्टेसिस क्यों ज़रूरी है और किस तरह से जो है वो होती है। जनरली देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट। हमारी बॉडी में या जो है वो हमारी जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी है उनके अंदर जो भी फंक्शंस परफॉर्म होने होते हैं उनके अंदर प्रॉपरली एक सिस्टम जो है वो बनाया गया है, या अल्लाह ताला ने जो है वो एक पूरा एक सिस्टम बनाया है कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है, खुराक जो है वो उसको डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए एक पूरा सिस्टम है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो भी एक पूरा सिस्टम है। लेकिन प्लांट्स में जो है वो स्पेशल किस्म का कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि प्लांट्स के अंदर स्टोर हो जाती हैं और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाती हैं। जैसे कि मुख्तलिफ डेड परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, जैसे पिथ भी कहा जाता है, जैसे जो कि लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं, या बार्क में जो है वो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो स्टोर हो जाती हैं। जैसे बार्क किसे कहते हैं? बार्क जो है वो स्टेम का हार्ड पार्ट होता है, जो स्टेम हार्ड स्टेम होता है वो बार्क है। तो बार्क में, लीव्स में, इन सारी जगहों पर जो है वो प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो स्टोर हो जाते हैं, विच आर रिमूव्ड पीरियोडिकली। और आहिस्ता आहिस्ता जब ज़रूरत पड़ती है तो प्लांट्स इन प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देते हैं। तो वेस्ट सब्सटेंसेज आर नॉट ओनली एलिमिनेटेड थ्रू लीव्स बट ऑल्सो थ्रू फ्लावर्स, पेटल्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। सिर्फ लीव्स के ज़रिए से नहीं होते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट्स, बल्कि प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं, फ्लावर के ज़रिए से भी, पेटल्स के ज़रिए से, फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उनके ज़रिए से, फ्रूट्स के ज़रिए से, सीड्स के ज़रिए से, मुख्तलिफ प्लांट्स के पार्ट्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। Aquatic plants lose most of their metabolic waste by diffusion directly into the water। और aquatic plants जो है वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो पानी में जो है वो रहते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डेजर्ट वगैरह में रहते हैं। तो हर प्लांट को उसका एक्सक्रीशन प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सक्रीट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के उनके जो है वो पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर वो आपको ये बता रहे हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, यानी वो प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं, उनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो कैसे एलिमिनेट होते हैं? डिफ्यूजन के ज़रिए से जो है वो एलिमिनेट होते हैं। फिर उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के बारे में, कि हमने अपने पिछले यूनिट में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये कैसे जो है वो प्लांट्स के अंदर इन और आउट हो रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल एज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली। हमने अपने पिछले पूरे यूनिट में ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया है और उसमें ये चीज़ हमने देखी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही होती है मुस्तकिल तौर पर। और फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा होता है? फोटोसिंथेसिस जब होती है डे टाइम में तो उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होती है। तो ऑक्सीजन इज़ रिलीज और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। तो ये सारे प्रोसेस हमने पहले भी डिटेल में स्टडी किए हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को स्टडी करने के लिए हमें इन दो प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, एक रेस्पिरेशन और दूसरा फोटोसिंथेसिस। और हमें इसके बारे में पता है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है। रेस्पिरेशन में जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स जो है वो उसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही चीज़ बताई गई है कि ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एट डे टाइम इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो कि रिलीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन के दौरान में दिन के टाइम पर, और ये जो है वो इसको फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल कर रहा है। रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज़ रिलीज थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स। बहुत सारी और मज़ीद ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है स्टोमेटा के ज़रिए से और लेंटिसल्स के ज़रिए से भी। रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होता है तो स्टोमेटा के ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। एट नाइट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, सो कार्बन डाइऑक्साइड is released as byproducts and atmospheric oxygen is used for respiration in plant। नाइट के टाइम पर जब रात का वक्त होता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होने शुरू हो जाती है बाय प्रोडक्ट के तौर पर, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है वो इस्तेमाल होती है। इस पूरे पैराग्राफ को हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया है। अगर किसी को इस वाले टाइम पर यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस लेक्चर को जाकर स्टडी कर सकते हैं, सुन सकते हैं कि उसमें जो है वो क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है। वाटर रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय ट्रांसपायरेशन एंड ग्यूटेशन।
यहाँ पर दो प्रोसेस दिए गए हैं, एक ट्रांसपायरेशन का और एक ग्यूटेशन का। इनकी डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए। हमें ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी एक्स्ट्रा वाटर हो जाएगा बॉडी में तो वो हार्मफुल होगा। तो रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो उसका निकल जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है या ग्यूटेशन कहलाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रांसपायरेशंस कैन बी डिफाइंड एज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? हम उसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लॉस ऑफ वाटर वेपर का रिमूव होना, निकलना एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट की जो एरियल पार्ट्स हैं, प्लांट के वो पार्ट्स जो कि हवा में मौजूद होते हैं, वहाँ से वाटर वेपर्स रिलीज होना, उसे ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। ग्यूटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द टिप एंड मार्जिन ऑफ द लीव्स का जो टिप होता है, जो बिल्कुल किनारा होता है, वहाँ से पानी के बिल्कुल छोटे छोटे से ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉप्स की शक्ल में पानी जो है वो रिमूव होता है। उस प्रोसेस को जो है वो ग्यूटेशन कहा जाता है। इसकी एग्जांपल दी हुई है, जैसे कैबिज की लीव्स में से निकलता है, पोटैटो की लीव्स और स्ट्रॉबेरी वगैरह की लीव्स में से ये पानी जो है वो रिमूव होता है। नेक्स्ट हेडिंग में लैटेक्स, रीजन्स और गम्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। सर्टेन प्लांट्स प्रोड्यूस सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं उनके स्पेशल किस्म के कुछ खास सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि लैटेक्स हो गया, रीजन्स हो गई एंड गम्स हो गए। ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो है वो खास किस्म के सेल्स या ग्लैंड्स में, प्लांट्स की जो बॉडी होती है उसमें स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स या सेल्स मौजूद होते हैं, उनमें ये कैनाल्स में स्पेशल डक्ट्स होती हैं, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। एंड दे ऊज आउट ऑफ द प्लांट्स व्हेन सम पार्ट्स ऑफ प्लांट इज डैमेज। जब प्लांट के कुछ पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं तो ये उसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं या जैसे रसना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि स्टेम है, जो ट्रंक होता है प्लांट का, जो हार्ड पार्ट स्टेम होता है, अगर वो डैमेज हो जाता है तो उसमें से मुख्तलिफ किस्म के ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स, लेटेक्स वगैरह जो है वो बाहर निकल के नज़र आ रहे होते हैं आपको कि वो उसमें से रस रहे हैं। इसके एग्जांपल्स में आप देख लें कि लैटेक्स प्रोड्यूस बाय रबर प्लांट्स होते हैं जिनमें से ये लैटेक्स रिमूव होता है, और पाइन्स हैं, इनमें से ये रिजन्स रिमूव होते हैं या सिक्रीट आउट होते हैं। गम्स जो है, इसमें से ये कहाँ से गम्स जो है वो सिक्रीट आउट होते हैं? कीकर का प्लांट है जिसमें से ये गम्स जो है वो सिक्रीट आउट होते हैं। एंड म्यूसिलेज इज सिक्रेटेड बाय लेडी फिंगर्स को तो आप लोगों ने सबने देखा होगा, जो भिंडी होती है उसमें से आपको एक लेस टाइप का मादा सा निकलता हुआ नज़र आता है, जिसे म्यूसिलेज कहते हैं। ये भी जो है वो एक सिक्रेटरी प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपको ये होम्योस्टेसिस इन प्लांट का टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी किस्म की अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको मज़ीद दोबारा से एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।